सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वायुमंडल को। इसको समझने के लिए हम लोग लेंगे मदद 3D इमेजेस के साथ साथ इन फैक्ट्स को समझने के लिए ग्राफिक्स की मदद लेंगे और कोशिश होगा कि वायुमंडल से जुड़े सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से आप तक पहुंचा दिया जाए। प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी देखेंगे हम लोग, किस आधार पर प्रश्न बनते हैं। अगर आप भी करते हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या इस तरह के एग्जाम की तैयारी, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे। हम करेंगे आपके प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाने का प्रयास। फिलहाल आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को भी जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, इसके अध्ययन को वायु विज्ञान या एयरोलॉजी कहते हैं, जबकि निचले परत को ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गैसों को देखा जाए तो नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जो अन्य गैसें हैं ये 0.04% है। सो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के आसपास के गैसों का आवरण है और ये गैसीय आवरण ही पृथ्वी पर जीवन का होना संभव बना पाए हैं, क्योंकि यहाँ जो आवरण है वो एक अच्छे अनुपात में इन गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस। सो ये है पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। हम लोग इस वीडियो में लेंगे ग्राफिक्स, 3D इमेजेस सबकी मदद, और ट्रिक तुक्का नहीं बल्कि हम लोग समझेंगे चीज़ों को बहुत आसान शब्दों में। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट होने जा रहा है आपके लिए। आप अंत तक वीडियो से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस पे बीपीएससी 69वीं तक लगातार लेकर के आएंगे उन वीडियो को। जो बीपीएससी का प्रस्तावित डेट है एग्ज़ाम का, यानी कि 30 सितंबर के पहले तक हम आपसे जुड़े रहेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आपको हम इसमें थॉरोली इसलिए भी बनाए रखना चाहते हैं ताकि हम सभी विषय के लगभग सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से कर लें। संडे को हम लोग बनाते हैं स्पेशल संडे। इस दिन 3 वीडियो आता है और तीनों बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होता है, जिसे आपको मस्ट वॉच वीडियो कह सकते हैं आप। इसमें हम एक करेंट अफेयर के कंटेंट को ख़त्म करते हैं। इस संडे हम लोग करेंगे बजट से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है करेंट अफेयर्स के। इसके साथ ही साथ में एक वीडियो होता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताने के लिए और एक वीडियो होता है आपके मूल्यांकन के लिए, यानी कि एक टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं सॉल्व। तो संडे को सुपर संडे बनाने के लिए हम लोग ये 3 वीडियो आप तक लाते हैं। ओवरऑल ये सारा का सारा जो कंटेंट जाता है ये पूरा बहुत ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आप इन सारे कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के बीपीएससी के सारे कंटेंट को आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ये सब। अब हम लोग अपने इस स्लाइड्स में आते हैं और ग्राफिक्स वगैरह की मदद से जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल के अंतर्गत आने वाले गैसों को। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है ये। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत नाइट्रोजन ही है। यह आग को फैलने से रोकती है और नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक होता है। बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। यह आग जलाने में सहायता करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो हम तो फिर ईंधन जला ही नहीं सकते, और ईंधन नहीं है तो फिर भोजन नहीं है। इस प्रकार ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो ऑक्सीजन है। तीसरा है ऑर्गन गैस। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर जो सबसे अधिक पाया जाता है वो ऑर्गन गैस होता है। जी हाँ, वही गैस जो हम लोग बल्ब या ट्यूबलाइट के अंदर पाते हैं, जो विद्युत उपकरणों के अंतर्गत देखने को मिलता है। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, ये 3 जो शीर्ष के गैस है, मतलब 1 2 3, सबसे अधिक नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन ऑर्गन। तो ये शीर्ष के 3 गैसों के लिए
महत्वपूर्ण है। शीर्ष के 3 गैसों का रहना हमारे वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही गैसों का ये जो संगम है, इस वजह से ही वायुमंडल प्रॉपर्ली काम करती है और यहाँ पे जीवन संभव हो पाता है। देख लेते हैं अन्य गैसों को। कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है और इससे पेड़ पौधे श्वसन का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है। हाइड्रोजन गैस, जो कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है, ये गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो ये वो इम्पोर्टेंट वातावरण में पाए जाने वाले गैस थे, और क्यों इम्पोर्टेंट थे इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग वायुमंडल के प्रत्येक अंग को इम्पोर्टेंट दृष्टि से कवर करेंगे और उसको थॉरोली बहुत अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी गई है प्लेलिस्ट की, वहाँ जाकर के प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देख लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं फिर भी, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है फिर भी, क्योंकि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो एक आदर्श रिवीजन हो जाएगा आपका। प्रत्येक वीडियो के अंत में कम से कम 20 के अराउंड में प्रश्न होते हैं, वो आप सोल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर रहेगा। और रिवीजन के दौरान हो सकता है कोई 1-2 फैक्ट्स जो आपके दिमाग में घूम रहे हो या जो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन उस टाइप के प्रश्न में पूछ दिया जाए तो हम नेगेटिव मार्किंग के लिए जा सकते हैं। इसलिए इन सारे वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम लोग अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स पे, जो है वायुमंडल की संरचना से जुड़ा हुआ। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर समताप मंडल है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और फिर बाह्य मंडल है। ये पृथ्वी का वायुमंडल है। हमारा जो वायुमंडल है वो ये है। पृथ्वी के ठीक ऊपर जो व्हाइट कलर में आप देख पा रहे हैं, ये क्षोभ मंडल है जहाँ हम लोग निवास करते हैं। इनके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल है, देन मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल, आयनोस्फियर यानी आयन मंडल, और एक्सोस्फियर यानी बाह्य मंडल है। सो पृथ्वी के इन्हीं मंडल के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और इन्हीं मंडल से प्रायः क्वेश्चन भी बनते हैं। एक एक करके हम इन मंडल को समझेंगे। सो क्षोभ मंडल से हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। जो सबसे नीचे, मतलब जहां हम लोग निवास कर रहे हैं, इसके आसपास का जो मंडल है ये क्षोभ मंडल ही है। फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। सो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारे करीब आ रहा है फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो की संख्या भी बढ़ाएंगे ताकि बहुत सारे चीज़ों को हम कवर कर पाएँ। और आपको दिन का थोड़ा समय निकालना है अपने पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के लिए ही, जहाँ, और ऐसा होता भी है कि आप पूरे दिन तो पढ़ नहीं रहे होते, कुछ ना कुछ मोबाइल्स पे करते हैं। मैंने 15 अगस्त को एक वीडियो बनाया था, डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटे, उसे भी देखिएगा। वो भी आपके अगर डिस्ट्रैक्शन टाइप का कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें ज़रूर मदद करेगी। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। यानी जो पृथ्वी की सतह है इसके ऊपर आप 18 किलोमीटर तक जाते हैं तो ये क्षोभ मंडल पाया जाता है। ध्रुवों की बात की जाए, पृथ्वी के ध्रुव पे जब हम लोग जाते हैं तब क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर रह जाती है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। जितनी भी मौसम संबंधी गतिविधियां होती है, जैसे कि बिजली कड़कना, बादल बनना, आंधी, वर्षा, इंद्रधनुष, ये सब जो भारी मौसम की गतिविधियां है ये क्षोभ मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जो डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उसमें गिरावट होने लगती है, और इस मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। संवहन मंडल के नाम से हम क्यों जानते हैं, तो ये तो आपको पता होगा कि यहाँ जो हवा है वो संवहनीय चलती है, इसलिए इसको संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल में आप जितनी ऊंचाई पे जाते हो तापमान में गिरावट होती है, और इसका पैमाना है 165 मीटर। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट हो जाती है। तो 2 डिग्री के लिए 165 × 2 कर देंगे इस तरह से। ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच अंतर क्यों है, तो वो आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। पृथ्वी जो है वो किस तरह से राउंड हुई है, इसलिए विषुवत रेखा से और ध्रुव के करीब आप जाते हैं तो जो दूरी है वो बढ़ने लगती है। विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो दूरी जो है वो बढ़ने लगती है। ध्रुवों पर जो ऊंचाई है इसकी वो 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है।
ये मौसम संबंधित सारी गतिविधियों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। आगे आते हैं समताप मंडल पे। समताप मंडल पर तापमान लगभग एक समान रहता है, यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं होता है। ये पाई जाती है 18 से 50 किलोमीटर, यानी क्षोभ मंडल के ऊपर का जो एरिया है, क्षोभ मंडल के बाद का जो एरिया है वो है समताप मंडल, 18 से 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल में यहाँ जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है ये नहीं घटती, यानी यहाँ जो है वो मौसम एक बराबर रहता है। और मौसम एक बराबर रहता है मीन्स टेम्परेचर एक बराबर रहता है, इसलिए इसको स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी टेम्परेचर स्टैटिक हो, स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तापमान समान रहती है और मौसमी गतिविधि यहाँ होती नहीं है, इसलिए वायुयान वगैरह उड़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मंडल है, सबसे बढ़िया जो मंडल है, उपयुक्त मंडल है, वो समताप मंडल ही है। ओजोन परत भी समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य की आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है वो डॉप्शन होती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए किस प्रोटोकॉल को लाया गया था और ओजोन दिवस किस डेट को मनाया जाता है? ये दो प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। हम प्रत्येक वीडियो में आपसे अब कुछ न कुछ प्रश्न किया करेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे और उस कंटेंट के ऊपर आपकी पकड़ कितनी है ये भी पता चलता रहे, और मुझे भी ये पता चलता रहे कि आप वीडियो थॉरोली देख रहे हो और कितना अच्छा आपको लग रहा है। सो अगर आप उत्तर जानते हैं तो बिल्कुल लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स के बाद उसके सही उत्तर को बता दूंगा। समताप मंडल में ओजोन परत भी स्थित है और ये सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन किरणों को ओजोन लेयर अपने में समाहित कर लेती है, जिससे पृथ्वी सुरक्षित रहता है। ओजोन परत की जो मोटाई है इसको मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं वो डॉप्सन इकाई होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे समताप मंडल से जुड़े हुए। आगे आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जो है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल और 50 से 80 किलोमीटर तक, यानी इसके ऊपर से जो 30 किलोमीटर तक का एरिया है ये मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में जो आने वाले उल्का पिंड है ये मध्य मंडल में ही आकर जलकर समाप्त होते हैं। तो मध्य मंडल, ये मध्य मंडल से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके पास। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, उल्का पिंड वगैरह आती है जो आप देखते हैं कि आप पढ़े होंगे, उल्का पिंड आती है जलकर गिर जाती है, तो ये जलकर समाप्त होती है यहीं मध्य मंडल में ही। अब बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स की ओर और हम लोग देखेंगे अन्य मंडल को, फिर हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। इसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप BPSC 69वीं की एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और आपके लिए कुछ चीज़ें जटिल है या फिर आप चीज़ों को रिवीजन करना चाहते हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से आप सीधे प्लेलिस्ट पे चले जाइए और सारे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपके कुछ ना कुछ मार्क्स इससे बढ़ ही जाएंगे। अगला स्लाइड्स है आयन मंडल के बारे में। 3 हम लोगों ने देख लिया, क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर, समताप मंडल 50 और फिर मध्य मंडल 80 किलोमीटर। आयन मंडल का जो क्षेत्र है वो मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है और यही वो परत है जहाँ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, मीन्स एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करती है, रेडियो तरंगे यहाँ टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। आयन मंडल स्थल मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। वायुमंडल की यह परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। यहीं पे संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये संचार उपग्रह इन्हीं रेडियो तरंग के माध्यम से ही कार्य करती है। तो जो संचार उपग्रह है ये आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। अगला है बाह्य मंडल, जो इसके ऊपर की परत है, यानी वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं हुई है। बाह्य मंडल में आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये थे आज ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट मंडल और हम लोगों ने इनको कवर किया। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक बता दिया है प्लेलिस्ट का। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि आप डिस्क्रिप्शन से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर में जाके ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस या ब्रिज IAS टाइप करके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जो आपको
बीपीएससी के रिसेंट जो बदलाव हुए हैं नेगेटिव मार्किंग वाले पैटर्न, और जो प्रश्न पूछना है, जो प्रश्नों की क्वालिटी, इसमें जो बदलाव हुए हैं उसी पर आधारित मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराएगी, जिस टेस्ट को देने के बाद आप अपना एक अच्छा सा मूल्यांकन कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी किस सब्जेक्ट में क्या कमियां रह गई है। इतना ही नहीं, जब आप उसे सबमिट करते हैं तो ये आपको एक पूर्ण एनालिसिस करके, समीक्षा करके आपको बता देता है किस सब्जेक्ट में आपकी क्या दिक्कत है, और इवन सब्जेक्ट के किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है यहाँ तक बता देगी। किस प्रश्न को सोल्व करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा और कहाँ आपकी एक्यूरेसी कम रही है, जो कि अब बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे एग्जाम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। अगर बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है तो वही क्वालिफाई करेंगे जिनके नेगेटिव मार्क्स बहुत कम रहेंगे, यानी जितना हम अपने नेगेटिव मार्किंग को कम कर पा रहे हैं उतना हम बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में सक्षम होंगे। उसको यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगा। सो इसे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके पूरे प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। हम आगे इससे जुड़े और इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? तो यह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? 18.8%। विविध जलवायु एवं मौसमी दशाओं का बदलना महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया है जो कि कहाँ घटित होती है? एसएससी 2015 का प्रश्न है, तो ये घटित होती है क्षोभ मंडल में, यानी उत्तर डी हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, देखते हैं और अन्य क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। यहाँ जो एग्जाम दिए गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि इसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये अन्य एग्जाम में आपके बीपीएससी में भी कई बार पूछे गए हैं वैसे प्रश्न हैं। ओजोन परत का कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? क्योंकि इस परत में तापमान सम रहता है, ईंधन की जो दक्षता है वो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण कर देती है, या इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। ये आपको बहुत क्लोज लग रहा होगा, लेकिन सही उत्तर है इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रभावित करती है, तो यह आयन मंडल है। एसएससी 2013 की प्रश्न है ये। आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। फिलहाल इसका वातावरण का वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, तो यह आयन मंडल है। एसएससी 2013 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सही उत्तर हो जाएगा बी, CO2। इससे बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछे हैं, मुझे लगता है शायद पिछली बार भी इससे प्रश्न बने थे। पृथ्वी की सतह से बहुत दूर, सबसे दूर जो वातावरणीय परत है वो क्या है? तो ये बाह्य मंडल है। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। सो ये इस स्लाइड्स में प्रश्न थे। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स की तरफ और अन्य क्वेश्चंस को देखेंगे। जी हाँ, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के समीप जो है वो ट्रोपोस्फियर है। एसएससी 2015 का प्रश्न है ये, यानी कि क्षोभ मंडल। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो ये समताप मंडल है, जो कि सी इसका उत्तर होगा। आंधी, वर्षा, बिजली का कड़कना इत्यादि घटना किस मंडल में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती है, यानी कि इसका उत्तर ए हो जाएगा। आरआरबी 2003 का प्रश्न है ये। आंधी, वर्षा, बिजली का कड़कना क्षोभ मंडल में घटित होता है। सो ये थे आज के लिए आपके साथ हम लोगों ने टॉपिक्स को डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और हम आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को